नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद अगर किसी मुद्दे पर सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है तो वो है उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लगा झटका। मीडिया में इस पर जबरदस्त बहस चल रही है और इसे लेकर पार्टी के अंदर भी जबरदस्त सियासी हलचल है। मीटिंग का सिलसिला लगातार जारी है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कल प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से मुलाकात की। भूपेंद्र चौधरी और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात करीब 45 मिनट तक चली। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भूपेंद्र चौधरी से हार की वजह पूछी। फिर भूपेंद्र चौधरी ने विस्तार से बताया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी क्यों इंडिया अलायंस से पिछड़ गई। भूपेंद्र चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी को कुल 15 पन्नों की एक रिपोर्ट सौंपी है। इसमें उत्तर प्रदेश में पार्टी के खराब प्रदर्शन की कुछ वजहों को गिनाया गया। रिपोर्ट में यह कहा गया कि चुनाव में बीजेपी का वोट 8% तक गिर गया और ये गिरावट किसी एक रीजन में नहीं बल्कि 6 रीजन में आई है। बीजेपी की इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि बीजेपी को मिलने वाले गैर यादव ओबीसी वोट में कमी आई तो बीएसपी का कोर वोटर बीजेपी के बजाय समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गया। इस रिपोर्ट में अधिकारियों और प्रशासन की मनमानी को भी हार की एक बड़ी वजह बताया गया है और यही कारण रहा कि कार्यकर्ताओं में भी उदासीनता रही। अब आप ये समझिए ये उत्तर प्रदेश इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है। अगर उत्तर प्रदेश में परफॉर्मेंस अच्छा होता तो ये नतीजा 240 का नहीं 270 तक पहुंचता और इसलिए ये उत्तर प्रदेश ये राज्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चाहे अफसरों की मनमानी रही हो, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की नाराजगी रही हो या फिर जाति फैक्टर रहा हो, आज इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे 3 मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। सुमीर चौगांवकर जी, विजय त्रिवेदी जी, संगीत रागी जी, बहुत स्वागत आपका। और हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर और रुचि कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लगातार इस खबर पर वो अपनी पैनी निगाह बनाए हुए हैं। देवेंद्र, बड़ी एक विस्तृत रिपोर्ट 40,000 कार्यकर्ताओं से बात करके तैयार की गई एक रिपोर्ट है। इस कहानी का मजमून क्या है? और देखिए जो सबसे उसमें चमकती हुई चीज़ जिसे कहें, जो हैरान करती है, चमकती इस रूप में कि वो सबसे पहले ध्यान उस चीज़ पे जाता है कि प्रशासन को लेकर जिस प्रकार से आरोप लगाया गया है इस रिपोर्ट में, उसको वजह माना गया है, वो हैरानी की चीज़ है। और उसमें ये बाकायदा कहा गया है कि प्रशासन के रवैये के चलते कार्यकर्ताओं के अंदर निराशा थी। ये चीज़ ऐसी थी जो कि बीजेपी कतई नहीं चाहेगी कि ये उसके संगठन के अंदर, उसके कार्यकर्ताओं के अंदर ये भाव है। अगर वहाँ पर उसकी सरकार है तो ये निश्चित तौर पे बीजेपी के टॉप लीडरशिप को इस एक आरोप पर ज़रूर बहुत ज़्यादा हैरानी होगी। बाकी जो दूसरे फैक्टर्स हैं वो फैक्टर्स भी गिनाए गए हैं। उसमें जैसे अपोजिशन ने जो एक नैरेटिव चलाया था आरक्षण को लेके, संविधान खत्म करने को लेके, उसको काउंटर नहीं किया जा सका, वो एक है। अग्निवीर का एक मसला है। हालांकि ये सही है कि इस बात को पार्टी के नेता मानते हैं कि जो अग्निवीर का मसला था कुछ पॉकेट में, उसमें ये जो यादव कम्युनिटी के, जो कि आमतौर पे एंटी बीजेपी उनका स्टैंड रहता है, जो वोटर्स होते हैं, उन्होंने इस मसले को फैलाया, लेकिन इसका असर बाकी दूसरी कम्युनिटी में भी चला गया था और इसका भी नुकसान हुआ है। कैंडिडेट सिलेक्शन को लेके, कैंडिडेट सिलेक्शन बहुत पहले कर दिया गया, इसके चलते भी उदासीनता आई है। तो बहुत सारे फैक्टर्स उसमें गिनाए गए हैं। लेकिन जैसा कि पहले मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा हैरान करने वाला फैक्टर ये है कि प्रशासन के रवैये के चलते कार्यकर्ताओं के अंदर निराशा की बात कहना और उस बात को रिपोर्ट में शामिल करना, वो थोड़ा हैरान करता है। मीनाक्षी जी, मैं फिर अब रीजन वाइज एक बार बात कर लेती हूँ, फिर आप लोगों की भी राय में इस पर लूंगी, क्योंकि बाकायदा पूरे 6 रीजन की रिपोर्ट जो है वो इस 15 पन्नों की रिपोर्ट में शामिल की गई है कि इन 6 रीजन में खराब प्रदर्शन की वजह क्या रही। देखिए, जाति पर तो हम अक्सर चर्चा करते हैं, लेकिन जब आप रीजन वाइज जाइएगा तब आप सबसे पहले अवध रीजन की बात करें। अवध रीजन जहां पर 2019 की स्थिति आप देखिए और 2024 की स्थिति देखिए, दोनों एकदम अलग दिखाई दे रही है। इसमें वो तमाम सीटें हम शामिल कर रहे हैं। अब आप एक एग्जांपल देखिए कि लखनऊ की सीट बीजेपी जीत जाती है, लेकिन इसी के पास मोहनलालगंज की सीट बीजेपी हार जाती है। अवध रीजन की आने वाली सीट है सीतापुर की सीट, जो 1 लाख से अधिक वोटों से साल 2019 में जीते, लेकिन 24 तक आते आते देखिए कितना बड़ा इसमें डाउन सर्ज दिखाई दे रहा है। वोट घटे हैं और थोड़े बहुत नहीं, अच्छे घटे हैं। धौरहरा सीट की आप बात देखिए,
हालांकि इस बार जो हार हुई है उसमें मार्जिन आप 4400 का देख रहे हैं। ये लोकसभा चुनाव के लिहाज से कम ही कहा जाएगा, लेकिन हार तो हार होती है, फिर चाहे एक वोट से भी हार क्यों ना हो। धौरहरा में बीजेपी का परफॉर्मेंस देखें, जहां पर इतनी बड़ी जीत हुई थी पिछली बार, इस बार हार हुई। बाराबंकी में आप देखिए 2019 में यहां पर 1,10,000 से जीत बीजेपी की हुई और 2024 में इससे डबल का आंकड़ा बड़े मार्जिन के साथ 2024 के चुनाव में बीजेपी की हार हुई। यह अवध रीजन की बात। एक बार पहले जल्दी से हम अवध रीजन की बात कर लें। क्या कारण लग रहा है संगीत रागी जी, अवध रीजन मार्जिन आप देख रहे हैं, जितने से पिछली बार जीते देखे फैजाबाद, इस बार ऑलमोस्ट उसी के आसपास हार गए। देखिए, जो एक कॉमन फैक्टर जो पूरे चुनाव के दरमियान दिख रहा है, और मुझे लगता है कि उसको देखने में कोई दिक्कत नहीं है। जो सामाजिक समीकरण है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दूसरी बात, जो मुस्लिम वोट बैंक है वो पहले से ज़्यादा कंसोलिडेट हुआ है। पिछली दफ़ा हुआ था कि हम लोग देखते थे कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एसपी और बीएसपी का एक कॉम्बिनेशन बना था, इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो बेहतर प्रदर्शन कर पाई थी, इस रीजन में भी बेहतर प्रदर्शन कर पाई थी। इस बार जो जानकारी आई है वो मुस्लिम कंसोलिडेशन पिछली दफ़ा के इस बार ज़्यादा हुआ है, और जो अभी रिपोर्ट सामने आई है वो बिल्कुल साफ है और वो ठीक रिपोर्ट है। जो हम लोगों का भी आकलन था, कहानी कुर्सी में भी हम बार बार ये कह रहे थे कि जो नॉन यादव ओबीसी वोट बैंक था जो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा था, और हम लोगों ने आरपीएन सिंह को लाया, उनसे लगा कि हम लोगों को कुर्मी वोट वगैरह आ जाएगा। बाकी कई ऐसे तमाम हम लोगों ने प्रयोग किए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने प्रयोग किए, लेकिन उसका कोई प्रतिफल ठीक अच्छा मिला हो ऐसा नहीं है। ऐसा किस कारण से हो सकता है? तो जो कुल मिलाकर के जो नीचे आते हैं वो यही कि आप अपनी नैरेटिव को वहां पर ठीक से खड़ा नहीं कर पाए, सामाजिक समीकरण को आपने साधा नहीं, और तीसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो निरस्ता थी, या एक ढंग से कहें कि एक प्रकार से मोह भंग होना। और मैं इस मोह भंग को इसलिए नहीं कर रहा, काम बहुत अच्छे किए, अयोध्या रहा, योगी जी, मोदी जी, शासन, बेनिफिशियरी, इन सब के बावजूद यदि कहीं जो चूक रह गई वो यही कि आप अपने कार्यकर्ताओं तक आप नहीं पहुंच पाए, आप उनको संवेदनशीलता के साथ इस पूरे अभियान में नहीं जोड़ा, और आपको लगा कि ये सारे काम हो गए हैं। मोदी जी का चेहरा, योगी जी का चेहरा, दोनों के भाषण, दोनों के मीटिंग, इसके आधार पर ये पूरा हिंदू वोट मोबिलाइज कर गया है और वो आपके पक्ष में वोट कर रहा है। मुझे लगता है ये जो सोच है यही चूक हुई, जाकर के जो भारतीय जनता पार्टी और संघ के कार्यकर्ता हैं, मूलतः उनको आपको व्यक्तिगत तौर पर उनको जो जोड़ने की प्रक्रिया चलती थी हमेशा चुनाव के दरमियान, वो उसकी कमी रह गई। एक कारण और रुचि जो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं वो ये भी है कि जो मायावती का भी अपना कोर वोटर था, वो वोटर मायावती से जो शिफ्ट होके पहले बीजेपी के पास जा रहा था, इस बार वो इंडिया ब्लॉक के पास चला गया। ये अवध रीजन की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या कमियां दिखाई देती हैं रुचि? देखिए, ये तो आपको पूरे यूपी में, अगर आप बीजेपी में बात करेंगे, जो रिपोर्ट तैयार की गई है, ग्राउंड रिपोर्ट है, वहाँ जो कैंडिडेट्स थे उनके साथ भी बीजेपी ने मीटिंग की है। फिर बीजेपी के पदाधिकारी विधायक को लेके एक एक सीट में जाकर उन्होंने सर्वे किया है। उसके अलावा जो ज़िला के बीजेपी के पदाधिकारी हैं उनसे अलग से रिपोर्ट मांगी गई है। फिर इन तीनों रिपोर्ट को मिलाकर एक रिपोर्ट तैयार की गई है। तो बीजेपी का कहना है कि जो रिपोर्ट है इसमें हमें पता चल रहा है कि हमारी पार्टी आखिर हारी क्यों। तो बड़ी वजह यह है कि दलित वोट शिफ्ट हो गया, क्योंकि आप देखिए बीजेपी 2014 से जो कामयाब हो रही है यूपी में, उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि मायावती का जो दलित वोट था, गैर जाटव, जो नॉन जाटव वोट था, वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया था। इस बार हुआ क्या कि जो नॉन जाटव वोट है वो बीजेपी से छिटक गया, कुछ जाटव वोट भी छिटका मायावती से, और वो सब इंडिया गठबंधन को चला गया। अब बीजेपी कह रही है इसकी बड़ी वजह यही है कि संविधान को लेकर जो इंडिया गठबंधन ने जनता के सामने बात रखी कि ये 400 पार की बात इसलिए कर रहे हैं कि ये संविधान बदल देंगे।
तो वो चीज़ काम कर गई और जनता को ऐसा लगा, खासतौर से दलितों को, बाकी ओबीसीज को, कि ये आएंगे तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान बदल जाएगा। इसलिए ये बड़े पैमाने पे इंडिया गठबंधन यूपी में जीत गया। जी आप रहे हमारे साथ रुचि और देवेंद्र। देखिए, हम जब बात अवध रीजन की कर रहे हैं, हम कुछ और रीजन पर बात कर लेते हैं। फिर विजय जी मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए, एक ही सी कहानी पूरे उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है। अब आप ये देखिए, पूर्वांचल जहां पर कमल मुरझा गया वो आपके सामने हम रख रहे हैं। इसमें आजमगढ़, जौनपुर, लालगंज, मछली शहर, गाजीपुर, घोसी, बलिया, सलेमपुर, चंदौली और रॉबर्ट्सगंज, ये वो क्षेत्र हैं जो पूर्वांचल में आते हैं। अब आप अगर यहाँ पर मार्जिन देखिएगा तो कुछ सीट ऐसी हैं जहां पर मार्जिन बहुत कम है। जैसे सलेमपुर की बात कर ले, मात्र 3573 का मार्जिन रहा। अगर मछली शहर की बात करें, 35,850 का मार्जिन रहा। लोकसभा की लड़ाई के लिहाज से और जितने बिल्कुल चंदौली का ये 21,565 का, ये देखिए, अगर लोकसभा में जनसंख्या के लिहाज से आप देखिएगा तो हो सकता है आपको ये मार्जिन बहुत कम नजर आएगा, लेकिन पिछली बार इतने ही मार्जिन के साथ बीजेपी भी तो जीती थी। अब इस बार हारी है, तो इसके पीछे कारण क्या है, इसी को समझने की कोशिश करें। एक बार जरा कानपुर रीजन की भी बात कर ले, वहां की परिस्थिति भी आपके सामने रख दें। अब कन्नौज देखें, 2019 में 12,000 वोटों से जीतने वाली कन्नौज इस बार बीजेपी हार गई। सुब्रत पाठक पिछली बार जीते थे। इस बार चूंकि खुद अखिलेश यादव यहां से चुनाव लड़ रहे थे, तो ये बात तो मान के चल रही थी बीजेपी की यहां पर लड़ाई कठिन हो जाएगी। 1,70,000 वोट से समाजवादी पार्टी जीत गई। इटावा की बात करें, ये सीट भी 19 में जीत ली। अब 19 में इसलिए जीती होगी ना, जो गैर यादव ओबीसी वोट बैंक है वो बीजेपी के पास रहा। जो मायावती का कोर वोट बैंक है, जाटव, खटीक, पासी, ये भी बीजेपी के साथ रहा, लेकिन इस बार खिसक गया। जल्दी से बाकी और रीजन यहाँ की स्थिति दिखा दे। कानपुर, बुंदेलखंड में फतेहपुर, अब 19 और 24 में, हालांकि हार उतनी बड़ी नहीं है विजय जी, लेकिन 2 लाख की हार है। नहीं, 1 लाख, ये आप हार ऐसे कैसे देख रहे हैं? 19 में 1,98,000 से जीते हैं, तो ये 2 लाख वोट भी तो कम हुआ। ये तो सीधा कम हो गया, 2 लाख। अच्छा, एक ही आंकड़े को पढ़ने के 2 तरीके होते हैं, 2 नजरिए होते हैं। तब कारण क्या रहा? जो वोटर बीजेपी के पास 19 में था, वो वोटर 2024 में बीजेपी से छिटक गया। विजय जी, बिल्कुल ठीक बात है, छिटक गया, वो तो अब सब दिख ही रहा है। जैसे रागी जी ने बात की, वो महत्वपूर्ण बात है कि कार्यकर्ताओं में जो निराशा हुई। आज अभी भारतीय जनता पार्टी ने बताया कि 40,000 44,000 कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर ये रिपोर्ट बनाई है। मुझे लगता है ये 44,000 कार्यकर्ताओं से पहले फीडबैक ले लेते चुनाव से पहले, तो शायद ये नतीजे नहीं आते, ये रिपोर्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब कि कार्यकर्ताओं को आपने नजरअंदाज, ये भी दे रहे थे ना कि जीत रहे हैं, यही तो कार्यकर्ता फीडबैक भी दे रहे थे कि हम जीत रहे हैं। वो तो कार्यकर्ता, तो नेता जब आप इतने अति आत्मविश्वास के साथ हो और आपको लग रहा हो कि आपके कॉन्फिडेंस की बात के साथ वो काम कर रहे हैं। देखिए, पहले भी हम लोगों ने शायद चर्चा की थी कि कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर, जैसे मैं कई जगह गया तो वहां पर इस बात की नाराजगी की, हमने यहाँ पे प्रोग्राम में भी चर्चा की थी उसकी, कि वो कहते थे कि भाई कैंडिडेट आप तय कर रहे हो, नेता आप तय कर रहे हो, चुनाव की सभा आप तय कर रहे हो, कैंपेन आप तय कर रहे हो, तो फिर जिता भी आप ही लेना, हमारी क्या जरूरत है। तो वो कार्यकर्ता बाहर नहीं निकला, वो निराश रहा। अब आपने उसके क्या है, नए तरीके निकाले, माफ कीजिएगा, आपने कहा कि अफसरों की जो है वो नाराजगी रही, अफसरों ने बेईमानी की। अफसर बेईमानी करेंगे, 7 साल से आपकी सरकार है, 10 साल से केंद्र में सरकार है, 7 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार है। ऐसे कोई अफसर की हिम्मत कर सकता है कि आपके खिलाफ चीटिंग कर लेगा? यदि वोटर लिस्ट में से नाम कट गया तो ये साफ साफ है कि जो स्थानीय स्तर पर नेता है, जिसे कार्यकर्ता का बड़ा हिस्सा कहेंगे, वो उदासीन रहा ना। ये तो वोटर लिस्ट में से नाम कटने का काम तो वोटिंग से बहुत पहले पता पड़ जाता है, आपके पास लिस्ट आ जाती है। और आप तो इतना जोर जोर से चीख कर कहते हैं कि हमारे पास पन्ना प्रमुख है और अर्ध पन्ना प्रमुख है और लिस्ट में सारे साइन हो गए हैं, सारे मार्क हो गए हैं, तो फिर वो वोटिंग लिस्ट के दिन, चुनाव के दिन कैसे पता पड़ा आपको कि वोटर लिस्ट में से नाम गायब हो गए? तो इसका ओवरऑल मतलब है कि कोई डिसकनेक्ट हुआ कार्यकर्ता और नेताओं के बीच। ये एक मोटी वजह, बाकी सब कारण आप जोड़ सकते हैं। अब मायावती जी का आप जिक्र कर रहे हैं, मतलब रिपोर्ट में कहा गया मायावती, तो मुझे क्रिकेट याद आ रही है कि जब हम लोग क्रिकेट मैच देखते हैं ना, तो फिर सोचते हैं अब ये सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल में आ गया, अब आप यहाँ से साउथ अफ्रीका हार जाएगा और पाकिस्तान उससे हार जाएगा तो हम जीत जाएंगे। ये कौन सा कारण? अब मायावती के वोट को आपने गारंटी ले रखी है क्या?
कि आपके साथ होना चाहिए। ये तो सर गारंटी तो उस हिसाब से देखिए, नहीं, वो देवेंद्र इस हमारे कारण साथ से- जुड़े हुए हैं। सर एक मिनट, ये गारंटी की अगर बात करें, जिसे बीजेपी का कोर वोटर कहा जाता है देवेंद्र, वो जो अगड़े समाज को हम कहते हैं, अब उसमें देखिए ना, बलिया में तो सवर्ण वोट भी खिसक गए, तो गारंटी तो किसी चीज की नहीं है। बिल्कुल मीनाक्षी, इसमें कोई दो राय नहीं कि चाहे आप बलिया का उदाहरण ले लें, गाजीपुर का उदाहरण ले लें, वहाँ पे ठाकुर वोट काफ़ी ज़्यादा छिटका है बीजेपी से और ठाकुर ने वोट नहीं किया। उसमें बूथ वाइज डाटा भी दिया गया था, वहाँ के कैंडिडेट ने प्रदेश अध्यक्ष को सारी जानकारी दी बूथ के हिसाब से। चंदौली की सीट बात कर लें या जौनपुर की बात कर लें, ये सारी वो सीटें हैं जो कि बीजेपी को बहुत आसानी से जीत में कन्वर्ट करना चाहिए था, अगर फॉरवर्ड दबा कर वोट जिसे करना कहते हैं उस हिसाब से वोट करता तो, लेकिन वैसा नहीं हुआ। और उनमें से इन सारी सीटों की अगर बात कर लें, चाहे गाजीपुर की बात कर लें, बलिया की बात कर लें, जौनपुर की बात कर लें, चंदौली की बात कर लें, स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ता जैसे ही उम्मीदवार के नाम का ऐलान हुआ, उन लोगों ने ये कहना शुरू किया कि बहुत खराब कैंडिडेट है, ये चुनाव हारेंगे, और वही नतीजे में कन्वर्ट हुआ। तो इससे ये समझ में आता है कि एक डिस्कनेक्ट ज़रूर था। और इस रिपोर्ट में 15 पन्नों की रिपोर्ट में आप देखें तो अधिकांश चीज़ें सिम्टम्स हैं, मूल वजह नहीं है। जैसे ये कहना कि मायावती का वोट उधर सपा में चला गया, ये एक लक्षण है। इस लक्षण के पीछे वजह क्या थी, क्यों चला गया? ये कहना कि अपोजिशन ने एक भ्रम फैलाया, निश्चित तौर पर अपोजिशन, कोई भी अपोजिशन में वो इस काम को करता है, आपने उसे काउंटर क्यों नहीं किया? कारण वो है। और उन सारी चीज़ों की कमी इस रिपोर्ट में नज़र आती है कि जो मूल वजह है वो मूल वजह इस रिपोर्ट में भी, अगर 15 पन्नों की रिपोर्ट, हालांकि रिपोर्ट दिया नहीं गया था, लेकिन उसका सारा कंटेंट मुझे पता है कि क्या क्या उसमें लिखा गया है, तो उसके हिसाब से समझ में नहीं आया कि असली कारण को लिखा गया हो कि हाँ ये वो वजह है जिसके चलते हम इस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए बीजेपी के हिसाब से। जी जी, समीर जी आप जी करूं जी, इस रिपोर्ट में मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन ये बात हम लोग जिक्र नहीं कर रहे हैं कि सवर्ण जातियों ने भी एक दूसरे के खिलाफ वोट किया इस चुनाव में। यदि राजपूत है तो भूमिहार ने उसके लिए वोट नहीं किया, भूमिहार है तो राजपूत ने नहीं वोट इस किया, रिपोर्ट तो में है ब्राह्मण ने नहीं राजपूत वोटर्स किया। का मैं बता रहा हूं ये चीजें भी हुई हैं। ये मुझे नहीं मालूम है कि इन चीजों का जिक्र इस रिपोर्ट में हुआ है या नहीं, लेकिन जो फीडबैक आया है, कहीं ना कहीं ये जो जाति की राजनीति है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हुई। और जब आपके अपनी पार्टी के अंदर जातीय खेमे खड़े हो जाएं, इसमें बहुत गंभीरता से इस बात को कह रहा हूं, जब आपका नेतृत्व जातीय खेमे के साथ खड़ा हो जाए, आप नेतृत्व का मतलब मैं एक नहीं कह रहा हूं, जो बड़े बड़े नेता हैं, ये आज के दिन में कोई छुपी हुई बात नहीं रह गई है कि वहां पर खेमे हैं, नेता हैं, और वो नेता अपनी जाति के नेता के तौर पर अपने आप को ज्यादा ये कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर यदि होते, ये टीम के तौर पर काम रही होती, तो ये परिणाम अलग होते। सर, ये जो जाति वाली बात आप कर रहे हैं ना, और जो नेता अपनी जाति की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और उसमें जिन जिन पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें भी कैसे बैलेंस किया गया है और कैसे समझाया गया है, उस हिस्से पर भी हम आएंगे। हम जब 1:30 बजे अगला विषय जब उठाएंगे उस पर बात होगी। लेकिन चूंकि हम एक एक रीजन की बात कर रहे हैं, जरा एक रीजन मैं फिर अपने सहयोगियों से कहूंगी वो भी जरा फ्लैश करें। हमें काशी की बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि काशी रीजन में भी जहां पर यह कहा जा रहा था कि इस बार अप्रत्याशित नतीजा होगा, जो आपने कभी सोचा नहीं होगा, वो तस्वीरें आएंगी। अप्रत्याशित था, लेकिन उम्मीदों के विपरीत अप्रत्याशित था। सर, मैं पीसीआर डायरेक्टर से निवेदन करूंगी, सर काशी की भी एक बार रिपोर्ट चला दें। चलिए पूर्वांचल का ये जो है एक क्लब ग्राफिक चला दिया गया है। काशी की हम बात कर रहे हैं। अवधेश जी भी अब हमारे साथ आ गए, स्वागत है अवधेश जी आपका भी। समीर जी, काशी पूर्वांचल की हम बात कर रहे हैं, क्या हाल हुआ वहां सबने देखा? देखिए, अवध का और पूर्वांचल का हमने भी देखा है, और मुझे लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में वैसे ज्यादा अलग नहीं। हाँ, लेकिन अगर देखें तो पूरे उत्तर प्रदेश में हाल बेहाल रहा है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो परिणाम आया है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों में सिमट गई, मुझे लगा ये अति आत्मनिर्भरता, और विपक्ष है ही नहीं, मोदी और योगी है, डबल इंजन की सरकार है, राम राशन और शासन की बात हो रही थी, ये नारे लग रहे थे कि गूंज रहे तीन नाम, मोदी, योगी और जय श्री राम। फिर ये भी कहा जा रहा था कि भाई मोदी और योगी के बाद अब विपक्ष के पास कुछ है नहीं, राम मंदिर का निर्माण हो गया है। तो अत्यधिक आत्मनिर्भरता जो हो गई थी कि हम जीतने वाले, हमारे सामने कोई नहीं है। और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने जो पीडीए का इस्तेमाल करा है, देखिए पहली बार हुआ कि अखिलेश यादव ने सिर्फ 5 यादव को टिकट दिया,
सिर्फ 4 मुसलमानों को टिकट दिया, और बाकी जिस तरीके से बेहतर तरीके से उन्होंने ओबीसी टिकटों का इस्तेमाल किया, दलितों को टिकट दिया है। आप मेरठ देख सकते हैं कि ओपन सीट है लेकिन वहां उन्होंने दलित को उतार दिया। कई ऐसी सीटें जहां ओपन सीट थी लेकिन उन्होंने दलित कैंडिडेट को टिकट दिया। तो भारतीय जनता पार्टी का जो सामाजिक समीकरण था वो इस बार पूरी तरीके से छिन्न भिन्न हो गया। और टिकट भारतीय जनता पार्टी को यह था कि इस बार मोदी के नाम पर चुनाव हो रहा है, तो जो 2014 और 2019 में मोदी के नाम पर वोट पड़ा, अब मोदी के साथ मंदिर भी जुड़ गया है अयोध्या में, राम मंदिर का, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं है। तो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत लापरवाही बरती कि किसी को भी टिकट दे दो, मोदी और योगी है, राम का मंदिर है, हिंदू के वोट मिल रही है तो हमारे कैंडिडेट जीत जाएंगे। जिस तरीके से 2014 और 2019 में उम्मीदवार जीत गए थे कि जिनकी कोई जीतने की संभावना नहीं थी, लेकिन मोदी को प्रधानमंत्री बनाना था और मोदी के नाम पर वोट मांगे गए थे, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि 2024 में भी मोदी के नाम पर वोट मिलेगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। देखिए 17 आरक्षित सीटें आती है उत्तर प्रदेश की, अगर 2019 की अगर आप बात करोगे तो 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने और 2 सीट बहुजन समाज पार्टी ने जीती थी। इस बार 17 में से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, 7 समाजवादी पार्टी ने इस बार जीती है और एक नगीना से चंद्रशेखर आजाद जीते हैं। तो अब अगर आप आरक्षित सीटों में भी देखोगे तो इस तरीके से वोट शिफ्ट हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा है। तो मुझे लग रहा है कि सभी जातियों से भारतीय जनता पार्टी ने वोट कम हुआ है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि अपर कास्ट ने वोट नहीं दिया या दलितों ने नहीं दिया या जाटवों ने दे दिया या बहुजन समाज पार्टी का एक बड़ा वोट बैंक था जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के पास चला गया है। मुझे लग रहा है इस तरह की जब हार होती है तो उसमें सारे कारण इन्वॉल्व होते हैं और जातिगत समीकरण की बात है तो सबने मुझे लगता है इसके अंदर भूमिका निभाई है भारतीय जनता पार्टी। जातिगत समीकरण के लिहाज से अगर आप चुनावों के नतीजे आने से पहले एनडीए के गठबंधन को देखेंगे अवधेश जी, तो वो भी तो बड़ा मजबूत ही दिखाई दे रहा था, लेकिन किसे पता था कि अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से बस किसी तरह जीतेंगी, किसे पता था कि राजभर अपने बेटे को चुनाव नहीं जिता पाएंगे। देखिए ऐसा है कि इसका 2 पहलू से देखना पड़ेगा। एक तो जैसे ये बता रहे हैं कि इस पार्टी ने कैसे, अब बसपा उस क्षेत्र में जिस ढंग से वोट खाती है 1 लाख, 1.5 लाख, 2.25 लाख, 2 लाख, वो बीजेपी को नुकसान पहुंचाने में रहा, वो सब इक्वेशन रहा। देखिए काशी क्षेत्र अगर देखेंगे तो काशी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी में चूंकि वाराणसी से स्वयं प्रधानमंत्री लड़ते हैं तो एक माहौल बनना चाहिए था। गोरखपुर योगी आदित्यनाथ जी का क्षेत्र है, वो स्थिति क्यों नहीं बनी है देखना पड़ेगा। अगर आप नॉर्मल चुनाव का विश्लेषण करें तो आप देखिए कि जौनपुर से आपने किसको लाके टिकट दिया है, वहां से जौनपुर से टिकट आपने बाहर से लाके दिया, तो वही कह रहा हूं कि अब वहां वो कार्यकर्ताओं को नहीं जानते थे। उसके बाद आपने गाजीपुर से जो लोग टिकट चाहते ही नहीं थे, पारसनाथ राय को मालूम ही नहीं कि हमको टिकट दे रहा है। चंदौली से आपके पास लगातार था कि इनको रिपीट नहीं किया जाए महेंद्र पांडे को। बलिया से नीरज शेखर जी ने टिकट मांगा ही नहीं था, जो मेरी जानकारी है ऑलरेडी राज्यसभा में थे। तो इस बार टिकट कैसे दिया गया, उसके आधार क्या थे, वो जरा भारतीय जनता पार्टी के अभी तक की प्रवृत्ति को देखते हुए, सेंट्रल लीडरशिप की समझ को देखते हुए हैरत का विषय होता है। तो उस हैरत अभी मैं आ रहा था, मैं आपका था नहीं, आप सर्वे दिखा रहे थे कि किया गया है, पहले भी सर्वे हुआ, इसलिए पहले जांच तो इसकी होनी चाहिए कि जिला क्षेत्र वाइज जो सर्वे आए थे संसदीय क्षेत्र में जिसमें लोगों का नाम आया, उस सर्वे करने वाले कौन थे, कैसे सर्वे दिए थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ कौन से लोग जुड़े थे। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि ये जो अभी सर्वे हो रहा है ना 78 क्षेत्र में 44,000, भाजपा को इसकी आवश्यकता ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने सोशल मीडिया पर केवल एक बार घोषणा कर दे कि हर क्षेत्र के कार्यकर्ता, वहां से मंडल के अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, आपके क्षेत्र में भाजपा का प्रदर्शन क्यों अच्छा या बुरा रहा, अपनी टिप्पणी इतने शब्दों में भेजे। बिना सर्वे को भारतीय जनता पार्टी को 1 सप्ताह के अंदर सब कुछ पता चल जाएगा। अब काशी की स्थिति बता रहा हूं, काशी में ऐसा हुआ कि वहां के कार्यकर्ताओं को बस का भाड़ा उपलब्ध नहीं है, सारे होटल में बाहर के लोग जाके बैठे हुए हैं। और काशी का मतलब होता है आप गाजीपुर भी वहीं से देख रहे हैं, आप जौनपुर वहीं से देख रहे हैं, आगे सब क्षेत्र मिर्जापुर आप वहीं से देख रहे हैं। और एक एक होटल भरा हुआ था, लोग गाड़ियों से चल रहे हैं जिनको वहां कोई जानता नहीं था, पत्रकार तक को वहां होटल के कमरा ढूंढने में वहां दिक्कत आने लगी, ये स्थिति थी। तो कार्यकर्ताओं को अखड़ेगा नहीं। मुझे लोगों ने बताया कि देखिए इतना खर्चा हो रहा है, स्थानीय कार्यकर्ताओं को 50 रुपया नहीं, प्रॉब्लम आपने बताई है 50 रुपए नहीं है कि ये बस से भी जाए तो कैसे कोई काम करेगा। तो ये जो स्थिति होती है ना, आप बताइए सुनील बंसल जी वहां उम्मीदवार अथी ये थे, काशी के जिम्मेवारी उनके ऊपर थी। विद्यार्थी परिषद के, मैं किसी संगठन का आलोचक नहीं, पुराने और नए लोगों का जमाव रहा था,
जिससे पूछते हैं कहां जा रहे हो, वाराणसी जा रहे हैं। अरे भाई वाराणसी में तो प्राइम मिनिस्टर लड़ रहे हैं, जौनपुर चले जाओ, गाजीपुर चले जाओ, मिर्जापुर चले जाओ, उधर बलिया चले, कोई जा ही नहीं रहा था। अंतिम में सबको उधर काशी में दिखाना था। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इस बार केवल वो नहीं है, मैं जो बार बार कह रहा हूं, हिंदुत्व और अयोध्या तो मुद्दा था ही नहीं, काशी विश्वनाथ काशी में मुद्दा थे ही नहीं जो उसका मूल पैंक है, और कार्यकर्ताओं की सोच वहां थी नहीं, उपेक्षित थे। तो और जो सर्वे आए थे वो बिल्कुल झूठे और गलत थे। तो फिर होगा कि परिणाम इसके विपरीत आ कैसे सकता है।